वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह वीडियो लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। इसमें हम करेंगे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। पहला है प्लानिंग, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नियोजन। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। थर्ड है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। फोर्थ है डायरेक्टिंग। इसके डायरेक्टिंग के आप 4 भाग भी देख रहे हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। और 5वां कार्य है कंट्रोलिंग। अब ये 5 कार्य सुनते ही बहुत के दिमाग में ये डाउट शुरू हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ये भी तो प्रबंध के कार्य हैं। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाँ ये भी प्रबंध के कार्य हैं, लेकिन ये मुख्य और अलग से कार्य नहीं है। ये हर कार्य के साथ मिले हुए होते हैं। जैसे हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते वक्त भी हमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम, सेकंड कार्य प्रबंध का, उसमें भी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए। थर्ड कार्य करते हैं हम स्टाफिंग, वहाँ भी चाहिए, मतलब हर कार्य में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लंच तैयार करते हैं, लंच में हम चपातियाँ पकाते हैं, चावल पकाते हैं और सब्जी पकाते हैं और सलाद तैयार करते हैं। चपाती में भी आपने नमक डाला, चावलों में भी आपने नमक डाला, सब्जी में भी आपने नमक डाला और सलाद के ऊपर भी आपने नमक छिड़का। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन प्रबंध के हर कार्य के अंदर हमको चाहिए। इसके अलावा एक डाउट और सभी के दिमाग में शुरू हो जाता है कि प्रबंध के तो ये कार्य होते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, पर्सोनल मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस मैनेजमेंट करना। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आप ये सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रबंध के फंक्शनल एरिया हैं कि प्रबंध किन किन एरिया में काम करता है। हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब जो आप सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर हम टोटल मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के आगे से हम बिजनेस शब्द हटा दें, तो मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे आर्मी में भी हमको मैनेजमेंट चाहिए, एजुकेशन में भी मैनेजमेंट चाहिए, मतलब ये मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया होता है, ये प्रबंध के कार्य नहीं होते। इसलिए हमको इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि प्रबंध के कार्य कौन से हैं। प्रबंध के मुख्य कार्य 5 ही हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो अब हम प्रबंध के सबसे फर्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, प्लानिंग, नियोजन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नियोजन क्या है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय होम इज टू बी डन। क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, कि ये सब पहले से ही सोचना नियोजन होता है। इसका अर्थ ये हुआ, काम करने की योजना बनाना ही नियोजन है। तो हम यही सब सोचते हैं। जब हम इसको वास्तव में करते हैं तो इसका मतलब है कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। वास्तव में हम कैसे करेंगे इसको, वो अगले फंक्शन हमको बताते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ पे आप स्क्रीन पे 2 डेफिनेशन देख रहे होंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है कुंज ओडोनल की, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। और इसमें दूसरी डेफिनेशन है हैमन की, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इसके साथ में कई बार फ्रेज जोड़ लेते हैं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। तो इन डेफिनेशन से भी स्पष्ट है कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का अर्थ है योजना बनाना, कि हम भविष्य में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे और कौन सा काम कौन कौन करेगा, ये सब एडवांस में ही डिसाइड कर लेना प्लानिंग है। अब इसके बाद हम प्लानिंग की प्रोसेस को देख। प्लानिंग की प्रोसेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 7 स्टेप बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला है उद्देश्य निर्धारित करना, सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, थर्ड है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये 7 प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस को लेते हैं,
फर्स्ट प्रोसेस में है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना। हम सबसे पहले उद्देश्य ही निर्धारित करते हैं। यहाँ पे वैसे तो हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। मान लो आपका उद्देश्य है एजुकेशनल टूर लेके जाना, और आपने उद्देश्य निर्धारित किया, और ये उद्देश्य है आपका कि एजुकेशनल टूर लेके जाना। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मान लो उद्देश्य निर्धारित करने के साथ आपने ये निर्धारित किया हम एजुकेशनल टूर राजस्थान के शहर जयपुर में लेके जाएंगे, तो सेकंड पॉइंट है इसमें डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस में क्या है कि आप उस टूर से उद्देश्य से संबंधित संसाधनों के बारे में सोचते हो भी कैसे होंगे। जैसे आप जयपुर का टूर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप सोचने लगते हो वहाँ पे मौसम कैसा होगा, वहाँ पे रहने सहने की सुविधा कैसे होगी, हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा तो वहाँ हम कहाँ पे रुक सकते हैं, ये और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हैं, ये है डेवलपिंग। थर्ड पॉइंट है इसमें आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप योजना बना रहे हैं, अभी तक अब आप सिर्फ सोच रहे हैं। अब मान लो आप जयपुर शहर से 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं, 200-100 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आपके पास वहाँ तक जाने के कई विकल्प हैं। जैसे मान लो वायुयान से जाने का विकल्प है, ट्रेन से जाने का विकल्प है, बस से जाने का विकल्प है, कार से जाने का विकल्प है, मोटरसाइकिल से जाने का विकल्प है, साइकिल से जाने का विकल्प है, और पैदल जाने का विकल्प है। आपने इन सभी विकल्पों की पहचान कर ली। फिर अगले में आप ये देखेंगे, हर विकल्प का मूल्यांकन करेंगे भी। जैसे प्लेन से जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, अब हर स्टूडेंट इतने पैसे दे भी नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन से जाने में कि समय भी बहुत बचेगा। सेकंड है ट्रेन से जाने में सेफ्टी वगैरह का इश्यू हो सकता है। फिर है बस में जाने के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। और पैदल का विकल्प है, पैदल जाने में तो फिर आप 2-3 महीने तो आपको लग ही जाएंगे। तो आपने इवेल्युएट किया, आपने हर विधि का, हर मेथड का, हर ऑप्शन का इवैल्यूएशन किया, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप बस से जाएंगे। तो आपने 5वां पॉइंट क्लियर कर लिया कि आपने एक विकल्प का चुनाव कर लिया। और जब आप विकल्प का चुनाव करके उस विकल्प को अपना लेते हो तो इसका अर्थ है कि आप योजना को लागू करते हो, और योजना को लागू करने के बाद आप उसका फॉलोअप एक्शन करते हो। योजना को जब आप लागू करते हो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के जरिए, तो आप योजनाओं को चेक भी करते रहते हो कि ये हमारी योजना सही है या नहीं, या इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये आपने प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में आपने सीखा। प्लानिंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर हम योजना सही बना लेते हैं तो ये मान के चलो कि आपने अपना आधा काम कर लिया। प्लानिंग का क्या महत्व है, ये एक कोट है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप योजना बनाने में असफल रहते हैं तो इसका मतलब है आप असफल होने की ही योजना बना रहे हैं। अभी आपने नियोजन के बारे में सीखा और हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया जयपुर घूम के आने का। ध्यान रहे आप अभी तक घूम के नहीं आए हैं, अभी तक आपने सिर्फ योजना बनाई है। अब हम इसके सेकंड काम का अध्ययन। दूसरा कार्य है ऑर्गेनाइजिंग, संगठनीकरण। इट रेफर टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम उसी एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं जयपुर घूमने वाले पर। देखो, ऑर्गेनाइजिंग, संगठनीकरण का काम तभी हो सकता है जब हमें हमारे उद्देश्य के बारे में पता हो। सबसे पहले तो हमें हमारे उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने हमारा उद्देश्य बनाया हुआ है जयपुर घूम के आना। अब जयपुर घूम के आने में बहुत सारी क्रियाएँ हैं। जैसे पहली तो है कि आपके स्थल से लेके जयपुर तक पहुँचना, ये है यातायात की ड्यूटी। इसके लिए आपने एक टीम बना दी। सेकंड है भोजन की ड्यूटी, भोजन कैसे करना है इसके लिए भी आपने 2 टीचर्स की एक टीम बना दी। और फिर
आपने थर्ड ड्यूटी है कि बच्चों के ऊपर सुपरविज़न, उसके लिए भी आपने एक टीम बना दी। तो जयपुर घूम के आने में कई काम हैं, जैसे परिवहन का काम, पेट भरने का काम, बच्चों को संभालने का काम, सुपरविज़न का काम और वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था। ये कई कार्य हो गए। अब मान लो इसी तरह से भी घूम के आने के लिए 15 तरह के कार्य हैं और कुछ कार्य आपस में मिलते जुलते हैं, हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे पेट भरने का काम है, पेट भरने का काम अर्थात भोजन करने का कार्य। भोजन करने के कार्य में भोजन पकाने का कार्य भी आ गया, परोसने का कार्य भी आ गया, इन सब का एक ग्रुप बन गया। तो फिर हम एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर देते हैं। थर्ड है डिटरमाइनिंग की एक्टिविटीज़। फिर हम मुख्य क्रियाओं को निर्धारित कर देते हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और फिर हम अलग अलग टीम को, जैसे परिवहन की टीम को वो काम सौंप देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं। और यहाँ तक का जो कार्य है इसमें हम, जैसे आपने एक टीम बनाई परिवहन की टीम में अलग अलग पद होते हैं। जैसे परिवहन की टीम में आपने एक बनाया परिवहन का इंचार्ज, जो कि एक टीचर होगा। सेकंड, परिवहन की टीम में 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर। अब ये ध्यान रहे कि आपने ड्राइवर और कंडक्टर को अभी तक बुलाया नहीं है कि कौन ड्राइवर और कौन कंडक्टर होगा। अभी तक आपने सिर्फ निर्धारित किया है कि हमें 2 ड्राइवर की ज़रूरत है और 2 कंडक्टर की, क्योंकि लंबा रास्ता है, बारी बारी से ड्राइवर बस को ड्राइव करेंगे। उसी तरह से आपने भोजन की ड्यूटी में आपने सोचा है कि एक इंचार्ज होना चाहिए भोजन का, जो कि एक टीचर होगा, और हमें 3 कुक चाहिए और कुक के साथ 3 कुक की हेल्प करने वाले चाहिए। तो ये आपने अभी तक सोचा कि ये ऐसे ऐसे पद चाहिए, जैसे ड्राइवर के 2 पद होने चाहिए, 2 कंडक्टर के पद होने चाहिए। ये आपने सोचा। यही सोचने का काम कि सबसे पूरा टूर किसके हाथ में होगा, एक टूर का हेड होगा, जिसको हम टूर हेड बोलेंगे। उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कुकिंग का डिपार्टमेंट, परिवहन का डिपार्टमेंट, सुपरविजन का डिपार्टमेंट, उसके नीचे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे। और तो ये आप संगठनीकरण कर रहे हैं। फिर आप उनकी ड्यूटियां लिख दोगे कि परिवहन की टीम की क्या ड्यूटी है और उनकी क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। और फिर हम उन सभी टीमों के रिलेशनशिप डिफाइन कर देंगे आपस में। जैसे परिवहन की टीम कब बात करेगी कुकिंग वाली टीम से और कब सुपरवाइजन वाली टीम से बात करेगी। और फिर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि ये लोग जिनको हम ड्राइवर की जगह बुलाएंगे अपना काम आसानी से कर सकें, बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें वो एग्जाम्पल नहीं है जो मैं आपको बता रहा जयपुर घूम के आने का। इसमें मान लो टारगेट है मोबाइल फ़ोन तैयार करना। और मोबाइल फ़ोन तैयार करने के लिए 11 अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं। जैसे पहले नंबर पे लिखी हुई है कच्चा माल तैयार करना, फिर दूसरे नंबर पे लिखी हुई है तैयार पुर्जे खरीदना, तीसरे नंबर पे लिखी हुई है उत्पादन। ऐसे ही अलग अलग 11 एक्टिविटी लिखी हुई हैं। ये मोबाइल फ़ोन को तैयार करने में 11 अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ेंगे, और जो कार्य मिलते जुलते हैं हम उनका एक ग्रुप बना देंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्टिविटी मिलती हैं तो इनका एक ग्रुप बना दिया। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों एक्टिविटी मिलती हैं, इनका एक ग्रुप बना दिया। फिर आगे 6th और 7th मिलती हैं, इनका एक ग्रुप बना दिया। जैसे 8th, 9th और 10th ये मिलती हैं, इनका एक ग्रुप बना दिया। तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ध्यान रहे जो चार्ट आप देख रहे हैं ये पूरी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस नहीं बता रहा, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 2 या 3 पॉइंट ही बता रहा है कि सबसे पहले हमें उद्देश्य पता होना चाहिए मोबाइल तैयार करना। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से काम करने होंगे, जैसे यहाँ पे 11 अलग अलग तरह के काम करने होंगे। फिर थर्ड नंबर पे हमें उनकी ग्रुपिंग बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे 5 ग्रुप बना दिए, ये आप देख ही रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे परचेज डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं नीचे, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट में कौन होगा, एक परचेज मैनेजर होगा, परचेज मैनेजर के नीचे 4 असिस्टेंट मैनेजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे फिर फोरमैन होंगे, फोरमैन के नीचे फिर वर्कर होंगे।
ये आप डिसाइड करेंगे। ध्यान रहे आपने परचेज मैनेजर को अभी लगाया नहीं है, कौन परचेज मैनेजर होगा ये बात आपको अभी तक नहीं पता। आपने सिर्फ सोचा है कि परचेज मैनेजर की एक पोस्ट होगी और सबसे ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जैसे फिर प्रोडक्शन मैनेजर होगा। ये आप सोचते हैं कि ये पोस्टें होंगी और हर पोस्ट के क्या क्या अधिकार होंगे, फिर क्या क्या उनके कर्तव्य होंगे और उनके आपस में संबंध क्या होंगे। और संबंध ये होंगे कि जैसे परचेज मैनेजर सेल मैनेजर से कब बात करेगा, परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कब बात करेगा, परचेज मैनेजर कब संपर्क करेगा, उनके क्या क्या आपस में कब कब वो बात कर सकते हैं, कब कब दूसरे पे डिपेंड होंगे वो। ये सब सोचना, इन संबंधों को बताना, इन सभी नियमों को बताना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, असाइनिंग अथॉरिटीज़ एंड डिफाइनिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो मैंने अभी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में पॉइंट बताए थे। और फिर इनका एनवायरनमेंट कैसा होगा उसकी हम समीक्षा करेंगे। ये सारी ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग। हम वापस अपने जयपुर घूमने वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आपने सोचा हुआ है कि एक टूर का हेड होगा। स्टाफिंग में आप क्या करते हैं कि आप स्टाफिंग में ये बता देते हैं कि टूर का हेड कौन होगा। मान लो आपके स्कूल में मिस्टर राम नाम का टीचर है, वो टूर का हेड होगा। अब फिर आपने सोचा कि यहाँ पे कुकिंग डिपार्टमेंट में कौन होगा। मान लो आपके स्कूल में श्री भीम नाम का टीचर है, वो कुकिंग हेड होगा। फिर आपने सोचा कि परिवहन का हेड कौन होगा। मान लो आपने सोचा श्री लक्ष्मण नाम का कोई टीचर है, वो परिवहन का हेड होगा। स्टाफिंग में आप क्या करते हो कि जो आपने पदों का निर्माण किया है संगठनीकरण की प्रोसेस में, स्टाफिंग में आप एक्चुअल में व्यक्तियों को उन पदों पे लगा देते हो। इसलिए थर्ड काम है स्टाफिंग। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल। इसका अभिप्राय है पदों को लोगों से भरना। और इसमें सिर्फ भरना नहीं होता, एक बार भरने के बाद अगर कोई छोड़ के चला जाए उनको भर के रखना। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने स्टाफिंग शुरू में कर दी उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, तो आप लगातार स्टाफिंग करते रहते हो। स्टाफिंग की प्रोसेस है ये आप सामने देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। जैसे मान लो आप जयपुर का टूर लेके जा रहे हो, इसमें आपने पता लगाया कि हमें 16 लोगों की ज़रूरत है। जैसे एक हेड टीचर की है, एक परिवहन समिति का हेड, तीसरा कुकिंग हेड, चौथा सुपरविज़न हेड, और फिर परिवहन समिति में आपने देखा कि 2 ड्राइवर 2 कंडक्टरों की ज़रूरत है। इस तरह से फिर आप भर्ती कर लेते हो। आप इन सभी अपने स्कूल के ड्राइवरों से पूछ लेते हो। मान लो आपके स्कूल में 20 ड्राइवर हैं कि टूर पे कौन जाना चाहता है। फिर जो जाना चाहते हैं, मान लो 6 ड्राइवर जाना चाहते हैं, तो उसमें से आप बढ़िया दो ड्राइवरों को चुन लेते हो। ये हो गया सिलेक्शन। फिर आप उनको लगा देते हो। फिर आप उनको मतलब रिटेंशन करने की कोशिश करते हो। यहाँ भी जैसे भी आप कि वो आपके टूर के साथ जुड़े रहें, आपके साथ जाएं। यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग देने की कोई ज़्यादा बात सामने नहीं आएगी क्योंकि ये टूर का एग्जाम्पल मैंने ले लिया। लेकिन एक्चुअल में जब हम बिजनेस में काम करते हैं तो कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते हैं हम कर्मचारियों की, उन्होंने कैसा काम किया। फिर अगर उन्होंने अच्छा काम किया हो तो हम प्रमोशन भी देते हैं। जयपुर के टूर के एग्जाम्पल में ये सारी बातें फिट नहीं बैठेंगी क्योंकि आप सोचेंगे कि छोटे से टूर में प्रमोशन कैसे हो गई। लेकिन जब हम बिजनेस में काम करेंगे तो आप देखते हैं कि प्रमोशन भी होती है, सब होता है, ट्रांसफ़र भी होती है। मान लो एक डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी सही काम नहीं करे, और सेपरेशन भी होता है। अगर कोई सही काम नहीं कर रहा हम उसको संस्था से निकाल देते हैं। तो ये हुई स्टाफिंग की प्रोसेस। स्टाफिंग का मतलब है कि आपने वास्तव में आपने ये पता लगा दिया कि कौन कौन सी पोस्ट पे कौन कौन काम करेगा। जैसे टूर हेड पे श्री राम जी और कुकिंग हेड में श्री भीम जी। तो वास्तव में कर्मचारियों को उनकी पोस्टों पे लगा देना स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग के बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके पास मानव संसाधन है उनको बना के रखना, उनको इंस्ट्रक्ट करना कि हमें कैसे काम करना है, उनको गाइड करना, उनसे बातें करते रहना और मोटिवेट करना भी वो अच्छा काम करें। जैसे यहाँ
टूर पे आप जाएंगे तो आप ड्राइवरों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि गाड़ी धीरे चलानी है और हमें रात को ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो रात को ट्रैवलिंग करने का रूल ये है कि आप दिन में अपनी नींद पूरी कर लेंगे, इस तरह से इंस्ट्रक्ट करना और गाइड करना। जैसे मान लो आप टूर के हेड हो तो आप जो कुकिंग टीम है उसको गाइड करोगे कि ये खाना ज़्यादा तला हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं बस में उल्टी न लगने लग जाएं, और मोटिवेट करोगे आप अपनी टीम को अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। तो ये चौथा काम है प्रबंध का, डायरेक्टिंग में और भी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे प्रारंभ में हमने ये देखा था चित्र, इसमें हमने देखा था कि सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप, कि हम कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये मतलब कर्मचारियों को काम के बारे में बताना, उनको उत्साहित करते रहना, जैसे मोटिवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो डायरेक्टिंग प्रबंध का चौथा कार्य होता है। उसके बाद डायरेक्टिंग के बाद आता है, इसके बारे में एक कोट, हमारी संपत्तियां प्रत्येक सायंकाल दरवाजे से बाहर चली जाती हैं, हमें यह निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे वापस आ जाएं। ये नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं उनका दिया हुआ है। ये प्रबंध के दो कार्यों के बारे में है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग का अर्थ है कि आप इतने अच्छे लोगों को काम पे लगाएं कि उनका काम, वो काम के प्रति डेडिकेटेड हों, कि वो काम से जुड़े रहें। और सेकंड, अच्छे लोग अब आ तो गए, अब आपकी जिम्मेवारी है कि उनको अपने साथ जोड़ के रखना। वो यहाँ पे संपत्तियों का मतलब आपके कर्मचारियों से है, क्योंकि कर्मचारी ही दरवाजे से बाहर जाते हैं, और आप उनको इंस्ट्रक्ट करोगे, गाइड करोगे, मार्गदर्शन करोगे, मोटिवेट करोगे। तो ये स्टाफिंग और डायरेक्टिंग का फंक्शन है। ये उसी के बारे में है ये कोट, कि कितना महत्वपूर्ण काम होता है स्टाफिंग का और डायरेक्टिंग का। क्योंकि अगर कर्मचारी अच्छे होंगे तो आपकी जो अन्य संसाधन हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे वो, और अगर कर्मचारी ही आपके सही नहीं होंगे तो अच्छे से अच्छे संसाधन को वो अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। जैसे यहाँ पे हम जयपुर घूम के आने का एग्जाम्पल लेके चले हुए हैं। कंट्रोलिंग का क्या होता है कि जो आप करना चाहते हो और जो आप वास्तव में कर रहे हो, क्या आपका काम आपकी योजना के अनुसार हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप पता लगाओगे क्यों नहीं हो रहा, और फिर आप उस कारण को दूर करोगे जिसकी वजह से आपका काम आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा। यही होता है कंट्रोलिंग। जैसे जयपुर के एग्जाम्पल में मान लो आपने सोच रखा है कि हम 20 तारीख की शाम को हमारे यहाँ से चलेंगे और 21 तारीख की सुबह 5 बजे जयपुर पहुँच जाएंगे, और मान लो आप चल रहे हो और आपकी गाड़ी जयपुर से 3 घंटे की दूरी पे है, लेकिन अभी 5 बजने ही वाले हैं। तो आपका जो टारगेट है 5 बजे पहुंचना, तो आप जयपुर 5 बजे नहीं पहुंच पाओगे। तो आप, और फिर आपका टारगेट है कि 5 बजे पहुंचने के बाद हम 9 बजे घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो मान लो आप वहां पे लेट पहुंचे 6 बजे, तो आपने अब वहाँ पे आराम करने का समय कम किया, आधा घंटा, और अन्य समय में कटौती की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि आप अपने पुराने 9 बजे का जो टारगेट रखा हुआ है कि 9 बजे हम घूमने के लिए निकल जाएंगे जयपुर में, आप 9 बजे ही चल दो। तो आप जो आपका वास्तविक परिणाम है उसको टारगेटेड परिणाम के नज़दीक लेके आना चाहते हो। ये कंट्रोलिंग की प्रोसेस है कि हम इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं, भी कोई भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें ये काम करना है। फिर हम जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में जो हमसे काम किया हम उसको मापते हैं। मान लो जो काम हमसे हुआ, यहाँ पे मैं जयपुर वाला एग्जांपल छोड़ देना चाहता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो आपका टारगेट है 1 महीने में 1 लाख यूनिट बनाना, और हर रोज़ 8000 यूनिट बनेंगी, तो हर रोज़ 4000 यूनिट बनेंगी 25 दिनों में, 25 वर्किंग डेज है मान लो। तो आप हर रोज़, आपका टारगेट है हर रोज़ 4000 यूनिट बनाना किसी भी वस्तु की, जिसकी भी आप फैक्ट्री है। तो
आप हर रोज़ शाम को देखोगे कि आज कितनी यूनिट बनी। मान लो 2 तारीख को आपकी यूनिट 4000 नहीं बनी, आपकी 3500 यूनिट बनी, तो आप 3 तारीख को कोशिश करोगे कि 4000 की बजाय 4500 यूनिट बनाएं, ताकि जो हमारा टारगेट है 1 महीने में 1 लाख यूनिट बनाने का, वो कंप्लीट हो जाए। तो दूसरे नंबर पे हमने जो कार्य वास्तव में किया है, ये देखो सेकंड नंबर पे उसको मापेंगे। तीसरे नंबर पे हम टारगेट की तुलना करेंगे हमारे वास्तव में किए हुए काम से। चौथे नंबर पे ही हम ये पता लगाएंगे कि हमारे टारगेट और वास्तव में किए हुए काम में क्या डिफरेंस है, और फिर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। जैसे आपने ये सोचा कि 2 तारीख को कम यूनिट बनी, तो 3 तारीख को हम 500 यूनिट अधिक बनाएंगे, ताकि जो 2 तारीख को जितनी कम यूनिट बनी है वो यूनिट भरपाई कर। अब ये कंट्रोल का इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है। केवल नियंत्रण के माध्यम से ही योजनाओं को लागू करना सुनिश्चित किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं है तो आपके पहले के चारों काम बेकार चले जाते हैं। अगर आप योजना बना लेते हो कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन उसको कर नहीं पाते, तो आपका पहले का किया हुआ भी सब बेकार चला जाता है। तो ये हैं प्रबंध के 500 कार्य। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इससे कम बनाने में फिर समझ में भी आने में दिक्कत हो जाती है। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बहुत बहुत।